नमस्कार और आए हुए सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं मैं मंचकृति परिवार की ओर से। साथ ही हम स्वागत करते हैं भूतपूर्व लोकायुक्त एवं न्यायाधीश श्री S.C. वर्मा जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारा नाटक देखने की इच्छा व्यक्त की और देखने आए। तो आज हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है नाटक फंदी। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से मंचकृति की प्रस्तुति है ये। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष और परिकल्पना एवं निर्देशन किया है पुनीत अस्थाना ने। नाटक की अवधि है तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट। नाटक शुरू करने से पहले वही चिर परिचित अनुरोध कि अपने मोबाइल फोन प्लीज साइलेंट पे कर लें ताकि नाटक में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो कुछ ही देर में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है नाटक फंदी। लेखक डॉक्टर शंकर शेष, परिकल्पना एवं निर्देशन पुनीत अस्थाना। Mua kitarima, are polere koeliya. Mua kitarima, are polere koeliya. Are polere koeliya. Are polere. अरे साहब, वो नहीं आया। वो मना करत है। अरे बताया नहीं कि मैं उसका वकील आया हूँ। अरे बतावा रहा, पर मानत नहीं। क्या कहता है? अरे वो कहा था वैसा वकील फकील की कोई जरूरत नहीं है। वकील साहब बड़ा अजीब आदमी है। वैसी फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, वैसी गाना गावत है, सच है। तो मेरा नाम नहीं बताया। अल्लू, हमका भी तो भाई तक अपना नाम नहीं बतायो। भूल जाता हूँ, अक्सर भूल जाता हूँ। अब जाके मेरा नाम बताइए और कहिएगा कि फीस कुछ नहीं लगेगी। अरे तब तो शायद मान जावे, अभी बुलाए थे। अरे अम्मा की तारीमा, अरे बोले रे कोयली, अरे बोले रे। वकील साहब, तुझे अपन नाम तो बता दो। भगत राम, वकील भगत राम, वकील भगत राम। अब वही राइट से बुलाए के। अरे अम्मा की तारीमा, अरे बोले रे कोयली, अरे बोले रे। सीएम सचिवालय की विपत्ति कुल 5 अफसर 90। किसी भी कीमत पर नहीं झुकने देंगे भारत का मस्तक। दिल्ली में एक एमएलए के घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा, 25 करोड़ रुपए बरामद। अरे इस वकील से तो नेता बन गए होते, न लिखाई पढ़ाई का झंझट, न सर कटाने की आवश्यकता। जी न करो तुम छोटा, अरे चलो भैया, अरे मेला घुमाए लाई, मेला घुमाए लाई, झूला झूलाए लाई, अरे मेला घुमाए लाई, अरे झूला झूलाए लाई, अरे जी न करो तुम छोटा, चलो भैया झूला झूलाए लाई। ये रहा तुम्हारा मुवक्किल, बड़ी मुश्किल से मना पावा है वकील साहब। ऑर्डर साहब, बीड़ी हो तो बीड़ी हो तो तुमका लगा था हमारे बाप का बीड़ी कारखाना है? पहले अपने वकील से ठीक से बात करो। बीड़ी हो तो झूला झूलाए लाई, झूला झूलाए लाई, झूला करो तुम छोटा। आइए आप बैठिए। जी मैं? हाँ हाँ आप बैठिए। अच्छा आप? अरे नहीं, आप बैठिए। अच्छा माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बंदी है ना?
जी हाँ। लेकिन आपने नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। अरे वो बॉर्डर साहब ने पहले ही बता दिया था कि आप वकील साहब हैं। आप वकील नहीं हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पति लोग भी अजीब होते हैं। अरे मेरे वकील होने पर संदेह करते हैं। लेकिन आपको अपने वकील होने में कोई शक नहीं है ना? नहीं, मुझे कभी शक नहीं हुआ। अरे मैंने जितना रोमन लॉ पढ़ा है शायद किसी दूसरे में पढ़ा हो। देखो ये रोमन लॉ क्या होता है? आप भी अजीब है वकील साहब। मैं ठहरा ट्रक ड्राइवर, मैं ये रोमन लॉ का क्या जानूं? हाँ, आपकी बात भी सही है। बहुत से लोग वकील होकर भी नहीं जानते कि रोमन लॉ किस चिड़िया का नाम है। रोमन लॉ जिसकी बात छिड़ते ही मेरे सामने छात्रावास का वो कमरा आ जाता है। ये छात्रावास क्या होता है? अरे छात्रावास नहीं समझ ले, हॉस्टल। अरे तो हिंदी में साफ साफ हॉस्टल बोलिए। हिंदी में हॉस्टल? अच्छा, आपकी ही बात सही। तो मैं आपसे कह रहा था। वकील साहब, आप बुरा न माने तो एक बात है। हाँ, कहिए। इतनी देर से देख रहा हूँ, आप बार बार मुझे आप कह रहे हैं, तो थोड़ी शर्म आ रही है। मैंने आज तक किसी वकील को हम जैसे लोगों को तू के अलावा और कुछ कहते नहीं सुना। तब से मैं एक ही बात सोच रहा था। कौन सी? यही कि इतनी शराफत रख कर आप वकीली कर कैसे लेते हैं? पति, मैं वकालत छोड़ सकता हूँ लेकिन शराफत नहीं। देखो मैं तुम्हारे मुकदमे जान लड़ा दूंगा। लेकिन वकील साहब, मैं आपको अपना वकील कैसे बना दूं? पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने ही मुझे अपना वकील बनाया है। मैंने वकील साहब? अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा याद करो कल तुम कोर्ट में लाए गए थे ना? हाँ, लाया गया था। और वहाँ तो मेरी औरत भी आई थी और मेरा बेटा पुत्तू भी आया था। वकील साहब, आपने देखा उन्हें? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या बताऊं वकील साहब, इतना तेज लड़का है, बोले से तो ऐसा निशाना लगाता है कि। अच्छा, जब तुम कोर्ट में लाए गए थे तो जज साहब ने तुमसे क्या पूछा था? वो जज साहब ने कहा कि वो मुल्जिम का वकील कहाँ है? और तुमने क्या जवाब दिया था? वो जवाब, वो वकील साहब, वो जबान पर काबू नहीं रहा और वो बात मुंह से निकल गई। मैंने कहा, घर में साली फूटी कौड़ी नहीं, वकील कहाँ से पैदा करूं? और इस पर जज साहब ने तुम्हें डांटा था और कहा था कि साला साली को कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। अब इसके बाद तुमने माफी मांग ली थी। हाँ, मांगी थी, लेकिन आप भी उस माफी को पकड़कर कहाँ बैठ गए? वो तो मैं मांगा ही करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि तुम्हें सरकारी खर्च पर वकील दिया जाएगा। और वकील साहब, मैंने मना कर दिया। हाँ, जज साहब ने तुम्हें समझाया था ना? हाँ, समझाया था। वकील साहब, अपना जज है बड़ा भला आदमी, डांटता है तो कुछ काटता भी। और उसके बाद कोर्ट के बाबू ने तुम्हारे सामने बहुत सारे नाम पढ़े थे। हाँ, पढ़े थे। और नामों को तो इतनी तेज पढ़ रहे थे जैसे नाम नहीं पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उसके बाद जज साहब ने कहा था कि इनमें से किसी को चुन लो। हाँ, फिर तो सवाल ही है कि तुमने मेरे ही नाम पे हाथ फेंका। आखिर क्या तुम उस वकील को जानते थे? बुरा न मानिएगा वकील साहब, मैं किसी वकील बालिस्टर को नहीं जानता। फिर तुमने मेरे ही नाम पे हाँ क्यों कहा? मैं इतने सालों से कोर्ट जा रहा हूँ लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं होता। वकील साहब, वो चांस की बात थी, भगवान कसम 100% चांस। चांस? हाँ वकील साहब, चांस। वो जब कोर्ट का बाबू वकीलों के नाम हनुमान चालीसा की तरह पढ़ रहा था ना, तब मैं भीड़ में बैठी अपनी औरत के मुरझाए चेहरे की तरफ देख रहा था। किसी भी मुसीबत में हार ना मानने वाली मेरी औरत 1 महीने में सूख कर कांटा हो गई। और मेरा पुत्तू मुझे कैसे टुकुर मेरी ओर देख रहा था। तो तुम वकीलों के नाम नहीं सुन रहे थे? अरे वकीलों के नाम क्या, साले भगवानों के नाम है तो सुनना जरूरी है। मुझे केवल भगत राम का नाम याद है। लेकिन वो कैसे? भगत राम मेरे बाप का नाम था वकील साहब। वही जिसको तुमने मार डाला, जिसकी तुमने हत्या कर डाली? हाँ वही। बाप केवल एक ही होता है वकील साहब। हो तो तुम्हारे बाप का नाम भी वही है जो मेरा है। जी हाँ, और इसीलिए मुझे वो नाम याद रह गया। और जब जज साहब ने पूछा तो मैंने बता दिया। वकील साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात करो। हाँ कहो। जब अदालत में मैंने आपका नाम लिया तो दूसरे वकील, सरकारी वकील, यहाँ तक कि कोर्ट में बैठे बाबू भी हंसने लगे। मेरे ख्याल से जज साहब भी मुस्कुरा रहे थे। हंसने दो फंदी, हंसने दो। अब देखना कैसे एक एक के चेहरे की हंसी गायब करता हूँ कि नहीं। वकील साहब, आप सिगरेट पीजिए। सिगरेट मैं पीता तो नहीं, लेकिन और तुम चाहो तो मंगवा दूंगा। और नहीं, और जब आप नहीं पीते हैं तो रहने दीजिए।
और मुझे लगा भाई आप इतना दिमागी काम करते तो सिगरेट तो पीते ही होंगे। मैं तो बीड़ी पिए बिना ट्रक इधर से उधर नहीं करता हूँ, कहीं अगर अद्धी मिल जाए सड़ी से सड़ी ट्रक हवाई जहाज हो जाती है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सिगरेट मंगवा देता हूँ। वकील साहब यहाँ? हाँ, यहाँ 1 मिनट। बॉर्डर साहब, बॉर्डर साहब आए थे सवनुआ माकोरी, अरे खूब झूला झूले सवनुआ माकोरी, खूब झूला झूले। कहाँ था वकील साहब? बॉर्डर साहब, आपको एक तकलीफ देनी। अरे हुकुम कराओ। वो फंदी बीड़ी पीना चाहता है। यहाँ जेल में? आपको तकलीफ देना चाहता था। अरे आप बताओ तो। हाँ, ऐसा फंदी को सिगरेट अपनी खिला दिया करिएगा। ये अरे वकील साहब, अब आपका क्या बताई, ये कैदी लोग हमसे दिन भर जेल में बीड़ी मांगत है। अब कहीं का बीड़ी पिलाई। अब आप तो जानत हो हर चीज में कैसे आग लगी है। अब वही लाई थे बीड़ी, इंतजाम करी थे बीड़ी का। देखा वकील साहब, रुपयों का जादू पालतू बन गया। पैसा पालतू बनाता है और गरीबी अपाहिज। लेकिन वकील साहब, आप मुझ पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आपको मुझ पर बहुत दया आती है ना? नहीं फंदी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, न जाने क्यों आपकी बातों से ऐसा लगता है वकील साहब कि मैं बच जाऊं। मेरी बातों से तुम्हें क्या लगता है? अरे वकील साहब, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे मुकदमे के लिए दिन रात पढ़ेंगे, और वो आपको वो हॉस्टल वाला वो रोमन ना भी याद है। अभी आपने मेरे लिए बीड़ी मंगाई। कौन किसके लिए इतना करता है? तो तुम बचना चाहते हो। कौन मरना चाहता है वकील साहब? और फिर मैं क्यों मरना चाहूंगा? अरे ट्रक चलाता था, आज कलकत्ता तो कल मुंबई तो कभी मद्रास तो कभी कहीं। 10,000 रुपए पगार, रास्ते का खर्च अलग से, और 2-4 सवारी मिल जाए तो 400-500 ऊपर से। ऐसी जिंदगी छोड़कर कौन मरना चाहेगा वकील साहब? ठीक है फंदी, मैं ये मुकदमा जरूर जीतूंगा। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं भी मुकदमा जीत सकता हूँ। आप जरूर जीतेंगे वकील साहब, भगवान कसम, भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। अच्छा फंदी, कल जो कोर्ट में होगा मैं उसकी रिहर्सल यही कर लेना चाहता हूँ, जिससे कोई कसर न रहे। इसका मतलब आप कल की तैयारी करेंगे? हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अच्छा, इस बीच तो मैं कोर्ट की थोड़ी बहुत जानकारी तो हो गई होगी ना? बहुत अच्छी तरीके से वकील साहब, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें शुरू से आखिर तक कोर्ट का सीन था। 10 बार देखी है, एक डायलॉग तो जबानी याद है। कहिए तो सुना दूं। अरे बड़ी गजब की फिल्म थी। अच्छा फंदी, तुम जरा कोर्ट का सीन लगाने में मेरी मदद करो। जी साहब। वकील साहब, कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे ठीक कर लो। अब देखिए, सही लग रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखो, यहाँ बैठे होंगे जज साहब, वहाँ होगा मुजिम यानी कि तुम, और वहाँ होंगे गवाह, और इस कुर्सी पर बैठा होगा सरकारी वकील। भाई वो जो भेड़िया की तरह दिखता है। हाँ वही आदमी अच्छा, शक्ल सूरत तो उसकी बनाई भी नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, कौन कहाँ बैठा? देखिए, यहाँ होंगे जज साहब, और यहाँ होगा मुलजिम यानी कि मैं, और वहाँ होंगे गवाह, और यहाँ होंगे सरकारी वकील साहब। और सामने की बेंचों पर बैठे होंगे बहुत सारे लोग। उनमें मेरी औरत और मेरा बेटा पुत्तू भी होगा ना वकील साहब? हाँ, वो लोग भी होंगे। मुलजिम का नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण उन्हें सामने की बेंचों पर बिठाया जाएगा। लेकिन फंदी, उनकी तरफ कम से कम देखना, नहीं तो नर्वस हो जाओगे। आप कहते हैं तो नहीं देखूंगा वकील साहब। वैसे भी अब उनकी ओर नहीं देखा जाता। किसी भी तूफान में हार ना मानने वाली मेरी औरत 1 महीने में सूख कर कांटा हो गई, और मेरा कब्तुल पुत्तू कन्हैया के फूल की तरह मुरझा गया। अच्छा फंदी, आप रिहर्सल करते हैं। हाँ, एक बात तुम्हें और बता दूं, जब मैं ये चश्मा पहने होऊंगा तब मैं तुम्हारा वकील नहीं सरकारी वकील हो जाऊंगा। ठीक? देखो 11 बज चुके हैं, जज साहब आ चुके हैं। कोर्ट में
गंभीर सन्नाटा छाया हुआ है। वो तुम्हारे केस के कागजात देख रहे हैं। अब उन्होंने चश्मा उतार दिया और सरकारी वकील से सरकारी पक्ष रखने के लिए कह रहे हैं। कार्यवाही शुरू की जाए। सरकारी वकील बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी कुर्सी से उठा है और बोलना शुरू कर रहा है। योर ऑनर, मैं मुलजिम फंदी बलभद्राम के मुकदमे के कुछ तथ्य कोर्ट में पेश करना चाहता हूँ। योर ऑनर, मुलजिम फंदी बलभद्राम इस शहर के बांकीपुरा मोहल्ले में रहता था। वो ट्रक चलाने का काम करता था, लेकिन वो कभी किसी कंपनी में नहीं टिक सका। योर ऑनर, पता नहीं वो कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। गलत। योर ऑनर, सरकारी वकील का बयान सरासर गलत है। फंदी बलभद्राम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 5 साल से नौकर था और एक दिन जब उससे गांजे की स्मगलिंग करने के लिए कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद फंदी अपने बाप की बीमारी में उलझा रहा। योर ऑनर, सरकारी वकील का बयान सरासर गलत है। भगवान कसम, फंदी बहुत भरोसे का आदमी है। योर ऑनर, मुझे अपना बयान जारी रखने की इजाजत दी जाए और बचाव के वकील से कहा जाए तो बीच में ना बोले। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप बयान जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। तो योर ऑनर, मैं कह रहा था कि फंदी कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं बना। फंदी का बाप भगत राम कैंसर से पीड़ित था। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर की बिगड़ी हुई हालत होने पर भी वो कम से कम 1 माह और जीवित रह सकता था। घटना के दिन फंदी शराब के नशे में धुत लौटा। लौटे पर उसके बाप ने उससे पूछा, बेटा क्या दर्द कम करने का इंजेक्शन लेकर आए हो? इस पर फंदी भड़क उठा तो उनमें कहा सुनी, बात बढ़ गई और फंदी ने आओ देखा था अपने बाप का गला घोट दिया। योर ऑनर, जब फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था तो दरवाजे पर भोला खड़ा था। उसने हत्या की इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही बात की गई है कि फंदी ने अपने बाप की गला घोटकर हत्या की। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुस्लिम फंदी भगतराम पर ताजरात हिंद की दफा 302 के अंतर्गत कत्ल का जुर्म काहे किया जाए। ये सच है योर ऑनर कि फंदी उस दिन रात में लौटा था, लेकिन शराब पीकर नहीं। भगवान कसम, फंदी के पास शराब पीने की फूटी कौड़ी नहीं थी। वो अपने बाप को दिलो जान से चाहता था। वो अपने बाप को बचाना चाहता था। योर ऑनर, कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को ना हो हुजूर। फंदी की औरत के कहने बिक गए, उसके घर के बर्तन बिक गए, यहाँ तक कि उसकी नौकरी छूट गई। इस पर भी उसने घुटने नहीं थे। उसने अपने ऊपर 20,000 रुपए का कर्ज चढ़ा लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बाप को मुंबई ले जाकर उनका इलाज कराना चाहता था, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं। योर ऑनर, बचाव का वकील अपना पक्ष बाकी भी रख सकता है। मुझे गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। मुल्जिम के वकील का बयान जारी रहे। पर योर ऑनर, क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर के अनुसार। हाँ तो योर ऑनर, मैं कह रहा था फंदी अपने बाप की बीमारी में नंगा हो गया। उसके बीवी बच्चे तबाह हो गए थे। उसने खान से कर्ज लिया। गांजे की स्मगलिंग पर राजी ना होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उसके बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और उधर उसके बाप की बीमारी बढ़ने लगी। उसके घाव में दर्द होने लगा। वो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता, दर्द के मारे वो बचने की तरह तड़पता था। योर ऑनर, बचाव का वकील किसी नाटक के अभिनेता की तरह बीच में मत बोलिए। मैं कहना से योर ऑनर, फंदी का बाप चीता था, मरता था। 24 घंटे बस एक ही बात की रट लगाया रहता था कि मैं मरना चाहता हूं, मुझे जहर दो, कुल्हाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो। वो बच्चों को फूट कर रोता था। मैंने आज तक किसी को इस तरीके से मौत मांगते नहीं देखा। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी, बेहोशी का इंजेक्शन लगाने पर उसे नींद आती थी। डॉक्टर हरपाल सिंह इंजेक्शन लगाने के 100 रुपए लेते थे, मरीज की जान चली जाए, लेकिन वो अपना रुपया नहीं छोड़ते थे। ज्यादा खराब हो गई कि उसके पास अपने बाप को इंजेक्शन लगाने तक का पैसा नहीं रह गया। योर ऑनर, बचाव के वकील के बयान का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं। अदालत से दरख्वास्त करता हूं वकील साहब कि मुझे बोलने दीजिए। पर कोर्ट को मारिए गोली। बाप का दर्द से चीखना उसका कलेजा चीर रहा था। वो हर घड़ी मौत मारता था, लेकिन मौत नहीं आती थी। जिंदगी बेरहम हो गई हो तो मौत भी बेरहम हो गई थी। उस दिन शाम को जब फंदी घर लौट रहा था तो रास्ते में खान ने उसकी छाती पर डंडा तानकर उसकी बेइज्जती की। घर पहुंचते ही औरत ने कहा, घर में चावल नहीं है। पड़ोस के लड़कों ने पुत्तू को मारा, उसकी नाक से खून बह रहा था। घर में कदम रखते ही बाप ने पूछा, बेटा आज इंजेक्शन लगेगा? ने कहा नहीं,
इतना सुनते ही उसका बाप फंदी के पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ाने लगा, बेटा बेटा इंजेक्शन दो या मौत, बेटा इंजेक्शन दो या मौत। फंदी इंजेक्शन नहीं दे सकता था, लेकिन मौत तो दे ही सकता था। न जाने कैसे फंदी के हाथ अपने बाप के गले की ओर बढ़ गए, न जाने कैसे उसकी उंगलियां अपने बाप के गर्दन को कसने लगी। आती हुई मौत को देखकर भी फंदी का बाप मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे मनमांगी मुराद मिल गई हो। और इस तरह फंदी का बाप मर गया। फंदी तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। अभी तक तो तुम... मुझे माफ कीजिएगा वकील साहब, मैंने जो मन में आया वो कह दिया। आपकी अदालत में तो ये मौका नहीं मिलता, वहां तो जबान ही नहीं खुलती। लेकिन फंदी, अगर मैं पूछता तो तुम कितना कुछ भी नहीं बता पाते जो तुम एक सांस में बोल गए। बस वकील साहब, यही मेरे मुकदमे की असली कहानी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कसूर क्या है, लेकिन मैं बचूंगा नहीं। तुम्हारी इसी कहानी को तो सामने लाना है, इरादे का सवाल, और यही तुम्हारे मुकदमे की जान है। तुम्हारे हाथों कत्ल हुआ, लेकिन तुम्हारा इरादा कत्ल करने का नहीं था। मैं यही बात अदालत में सिद्ध करूंगा। लेकिन ये आप कैसे सिद्ध करेंगे वकील साहब? गवाहों को उल्टा कर। आप गवाहों को कैसे उलट देंगे? सरकार की तरफ से जितने भी गवाह ला जाएंगे, एक से एक नमक हराम है। ये तुम देखते जाना। तो क्या यहाँ गवाही का भी नाटक होगा? हाँ, चलो कटघरे में खड़े हो जाओ। ठीक। देखो, अब तुम गवाह हो। योर ऑनर, मैं सरकार की ओर से सबसे पहले मुकदमे की जस्टिस गवाह हजरत बस करीमुल्लाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? थैंक यू योर ऑनर। ठीक है ना वकील साहब? हाँ, बिल्कुल ठीक। देखो, तुम हजरत और दूसरे वकीलों, दूसरे गवाहों को अच्छी तरह जानते हो। मैं जो सवाल करूं तुम उनका जवाब ऐसे देना जैसे तुम सही तो गवाह हो। ठीक है? तुम्हारा नाम? हसन मियां। हाँ, आपका नाम? करीमुल्लाह खान। तुम्हारी उम्र? 35 साल। हाँ, क्या तुम फंदी को जानते हो? फंदी मेरा बचपन से दोस्त रिया है हुजूर। अच्छा, फंदी कैसा आदमी है? फंदी बहुत अच्छा आदमी है। उस समय तुम फंदी नहीं हसरत हो। अरे उसकी तरह से बोलो। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसे ही बोलेगा। हसरत दिल का अच्छा आदमी है। आप सवाल तो पूछिए। हाँ, हसरत बस करीमुल्लाह, क्या तुम फंदी के घर आते जाते थे? फंदी मेरा बचपन से दोस्त रिया है हुजूर। जब तक उसके घर ना जाओ अपना तो खाना ही नहीं पचता। तो तुम ये भी जान बता सकते हो कि फंदी और उसके बाप के संबंध कैसे थे? दोनों के व्यवहार का क्या कहना हुजूर? दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अच्छा, फंदी का बाप बीमार था? जी हाँ, बहुत बीमार था। उसको कैंसर था, कैंसर गले का। इधर इधर इधर। देखो, जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दो। गलती हो गई। क्या फंदी अपने बाप का इलाज ठीक से करा रहा था? बहुत अच्छी तरह करा रहा था हुजूर, बहुत अच्छी तरीके से करा रिया था, लेकिन उसका बाप बच नहीं सकता था। कैंसर वाला कोई नहीं बचता हुजूर। फिर वही बात, जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दो। माफी चाहता हूँ हुजूर, डबल माफी चाहता हूँ। तो क्या फंदी ने अपने बाप के इलाज के लिए कर्ज भी लिया था? जी हाँ हुजूर, वो खिन्नी वाले मैदान के करामतुल्लाह खान से। अच्छा, हसरत ये बताओ कि उस दिन शाम को तुम फंदी के यहाँ क्यों गए? किस दिन शाम? उस दिन शाम को जिस दिन कत्ल हुआ था। वो उस दिन, हाँ वो क्या है ना, वो जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी के हसनात भाई ने बुलाया था। उन्होंने बताया कि फंदी को वहाँ काम मिल सकता है, तो वही बताने मैं वहाँ गया था। वहाँ जाकर तुमने क्या देखा? हुजूर, बड़ा खौफनाक सीन था। अपने बाप पर जान छिड़कने वाला फंदी हटिया पर चढ़ के अपने बाप का गला दबा रिया था। तो तुमने उसे रोकने की कोशिश की? क्या करता हुजूर, जब तक रोकता उनका काम तमाम हो चुका था। तो तुमने अपनी आंखों से देखा कि फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था।
जी हाँ हुजूर, ऐसा खौफनाक सी मैं कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा एक बात और बताओ, जब ये तुमने देखा कि फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था, जी, और उसकी औरत कहाँ थी? वो पड़ोस में चावल मांगने गई थी हुजूर। अच्छा अच्छा, तो तुमने अपनी आंखों से फंदी को अपने बाप का गला घोटते हुए देखा? जी हाँ हुजूर। सॉरी वाला। मुल्जिम के वकील गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं? यस योर ऑनर, यस। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। तुम कौन सा काम करते हो? मैं क्लीनर हूँ साहब, और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्दी ड्राइवर हो जाऊंगा। देखो जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दो। गलती हो गई हुजूर। अच्छा, तुम फंदी को जानते थे? फंदी मेरा बचपन से दोस्त भी है। अच्छा, तुम उसके घर आने जाते थे? जी हाँ। तो क्या तुमने कभी फंदी को अपने बाप से लड़ते हुए देखा? कभी नहीं हुजूर, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। क्या तुमने फंदी को कभी अपनी औरत पर हाथ उठाते हुए देखा? कभी नहीं हुजूर, चिराग लेकर ढूंढने से भी फंदी जैसा शौहर नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम फंदी को एक अच्छा बेटा और अच्छा पति मान सकते हो? इसमें क्या शक? अच्छा, फंदी को पैसों की बहुत तंगी थी। हुजूर, उसकी हालत बहुत पतली थी। उसकी नौकरी चली गई थी। जी हाँ। अच्छा अच्छा, क्या फंदी ने अपने बाप के इलाज के लिए कर्ज लिया था? जी हाँ, वो खिड्डी वाले मैदान के करामतुल्लाह खान से। अच्छा अच्छा, अभी अभी तुमने बताया कि फंदी अपने बाप पर था, दोनों में मोहब्बत थी। वो तो मैं अब भी कहता हूँ। जब तुमने फंदी को अपने बाप का गला घोटते हुए देखा तो तुम्हें थोड़ा ताजुब हुआ? जी हाँ। और थोड़ा अविश्वास? जी। लीजिए वकील साहब, हसरत की गवाही तो हो गई। फंदी, तुम्हें पूरा विश्वास है कि कल हसरत कोर्ट में इसी तरह गवाही देगा? अरे वकील साहब बिल्कुल ऐसे ही देगा, इसी जबान में देगा। हाँ, तब तो ठीक है। अब सरकारी वकील डॉक्टर को सरकार की तरफ से गवाही भी पेश करे। लेकिन वकील साहब, मैं डॉक्टर की गवाही कैसे दूंगा? क्यों? मुझे क्या पता डॉक्टरी वाक्टरी के बारे में? घबराओ नहीं फंदी, मैं जो कुछ पूछता जाऊँ तुम बस उसका जवाब देते जाओ। जैसी आपकी मर्जी। वकील साहब ये समझ लीजिएगा, ये डॉक्टरी में। हाँ, तुम चिंता मत करो फंदी, बस मैं जो पूछता जाऊँ जवाब देते जाओ। जी। आपका नाम? चंद्रभूषण, डॉक्टर चंद्रभूषण। क्या मरहूम भगत राम का पोस्टमार्टम आपने ही किया था? जी हाँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आप किस नतीजे पर पहुंचे? वो यही वकील साहब की मरहूम भगत राम की मौत गला घुटने के कारण हुई थी। क्या उसकी मौत उसी समय हो गई थी? जी हाँ। क्या उसकी मौत का कारण उसकी कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती? जी नहीं। वकील साहब, क्या इतने में मेरा मुकदमा हो जाएगा? आपका ख्याल है मैं इतने से बच जाऊंगा? नहीं फंदी, मुकदमा इतने से खत्म नहीं होगा। अभी बचाव के गवाह होंगे और फिर जिरह होंगे। अब आप बचाव में कौन कौन से गवाह लाएंगे? बचाव में मैं सबसे पहले उस खान को पेश करना चाहूंगा। उस खान को? उस करामतुल्लाह खान को? अरे वो क्या करेगा? उसकी तो सूरत से मुझे नफरत है। आपको उसकी ब्याज की दर के बारे में नहीं मालूम? मुझे यही तो सिद्ध करना है। यही क्या वकील साहब? जिस सांप को तुम्हारे हाथों कत्ल हुआ उस समय तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तुम्हारा कत्ल करने का इरादा भी नहीं था, बस परेशानी में ऐसा हो गया। समनुआ मागोरी, अरे खूब झूला झूले समनुआ मागोरी, खूब झूला झूले समनुआ मागोरी। ले बीड़ी का बंडल, अरे जी भर के बीड़ी पियो। माचिस? माचिस, ई लो माचिस। सुनो, बीड़ी जल्दी जलाए के माचिस वापस करो। लेकिन वापस क्यों कर? अरे कत्ल के कैदी बाप माचिस रहना जुर्म है। काहे वकील साहब? हाँ, आप ठीक कहते। अरे तो मैं दूसरी बीड़ी कैसे जलाऊंगा? अरे तो अब मर्द थोड़े ना गए। जब जरूरत पड़े तो मांग लियो। वकील साहब, हमार एक ही वसूल है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन कानून जो है ना वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अच्छा तो ठीक है, ढल लो अपना कानून। अरे सवनुआ मार खूब झूला झूले, सवनुआ मार, अरे तोरी खूब झूला झूले। तो वकील साहब, आपका क्या ख्याल है? वो खान हमारे लिए गवाही देगा? कहीं 20,000 रुपए के लिए उल्टा तो नहीं बोलने लगेगा? जी, हमें तो केवल ये सिद्ध करना है कि तुमने अपने बाप के इलाज के लिए कर्ज लिया था, बस। चलिए ठीक है, फिर खान को भी निपटा देते हैं। आपका नाम? ओ फंदी,
तुम अदालत में बीड़ी नहीं पी सकते। अरे वकील साहब, 1 मिनट रुचिए तो बड़े दिनों बाद तो आए हैं। हाँ चलिए। हाँ, तुम्हारा नाम? खान, खान करामतुल्लाह खान। तो तुम खान हो? ऐसा काय को पूछता, हम असली खान का असली बच्चा होता है। हाँ, क्या तुम फंदी को जानते हो? अच्छी तरह से। तुमने फंदी को कर्ज दिया था? जी हाँ। कितना? 20,000 रुपया। तुम्हारे ब्याज की दर क्या थी? अब ब्याज की दर वो हाँ वकील साहब, ब्याज की दर तो बहुत मामूली होता है, 25 रुपया सैकड़ा। 25 रुपए से। अच्छा, क्या फंदी तुम्हारे ब्याज का पैसा बराबर लौटाता था? हाँ, शुरू में तो चुकाया वकील साहब, लेकिन बाद में बहाना करने लगा। वो बाप का तबीयत नहीं ठीक है, औरत का गहना बिक गया, बस यही सब बहाने बनाता। तो क्या फंदी परेशान था? हम नहीं जानते, परेशान तो साला हम, हमारा 20,000 रुपया। लीजिए वकील साहब, आपका खान भी निपट गया, लेकिन इससे कोई खास बात हाथ नहीं लगी वकील साहब। वो कर्ज वाली बात तो सिद्ध हो गई ना? हाँ, वो बात तो सिद्ध हो गई, लेकिन वकील साहब, अब आप बचाव में दूसरा गवाह कौन लाएंगे? बचाव का दूसरा गवाह होगी तुम्हारी औरत। अरे मेरी औरत? अरे नहीं वकील साहब, वो तो बेचारी वैसे ही बहुत दुखी है, अब उसको ये अदालत में मत सीखिए। नहीं फंदी, उसका अदालत में आना बहुत जरूरी है। अरे उसे यहाँ बुलाकर आप क्या सिद्ध कर लेंगे? मैं यही सिद्ध करूंगा उस शाम को तुम्हारी मानसिक स्थिति का ठीक न होना। अब तुम्हारी मानसिक हालत के बारे में तुम्हारी औरत से बेहतर कौन बता सकता है? ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए उसका अदालत में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बुलाइए उसको। अरे अपनी मर्द की जान बचाने की वो अपनी जान तक दे देगी, अब बुलाइए उसको आप। ठीक है। अजीब है वकील साहब, अरे अदालत में मेरी औरत खुले सर चली आई। हाँ, ये बात भी सही। कमाल कर। अच्छा, शपथ लो। हम भगवान के सामने हरि के कसम खाई थे कि जो हम कुछ कहे सच के अलावा कुछ न कहे। तुम्हारा नाम? हमारा नाम फूल कुंवर है जी। तुम्हारी? याद नहीं आवत हुजूर। याद करो, याद करो। ओ हुजूर, अम्मा बताती रहे। अम्मा क्या बताती थी? यही कहती रहे हुजूर कि जब राजीव गांधी मरे रहे तब हमारी उम्र यही कोई 5 साल रही हुई। राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई थी। इसका मतलब तकरीबन 30 साल। हाँ, यही कुछ कोई हुजूर। अच्छा, फंदी से तुम्हारी शादी कब हुई? 10 बरस हो गए। क्या फंदी ने 10 वर्षों में तुम्हें कभी पीटा? तो नहीं हुजूर। याद करके देखो, तुमने एक बार भी नहीं पीटा। कबो कदार एक आध तमाचा मार दी। अच्छा, तो फंदी मारता भी था? अरे नहीं हुजूर, तो इमा हर्ज का है। अरे जब उन मर्द अपनी औरत का एक तमाचा नहीं मार सके तो क्या मर्द कहेंगे? क्या फंदी अपने बाप से डरता था? अब वो नहीं हुजूर, वो अपने बाप का जितना ख्याल रखता रहे ना उतना तो। अच्छा, क्या तुम्हारे ससुर की बीमारी में तुम्हारे सारे गहने बिक गए थे? जी हुजूर। घर का एक ही बर्तन बिक गया था? जी। घर की हालत कैसी हो गई? घर की हालत बहुत खराब हुई गई रहे, फाका पड़े लगा रहे। तुम्हारी ससुर की क्या हालत कैसे हो गई? हमारे ससुर दर्द के मारे चिल्लावत रहे। वो तुमसे क्या कहता था? हमसे कहत रहे, बहू हमका जहर नहीं दियो, हमका मार डालो, बस मरे की बात करत रहो। अच्छा, ऐसी बात वो कब से कहने लगा था? मरे से 1 हफ्ता पहले से, जब से हम लोगों के पास उनका बेहोशी का इंजेक्शन लगाए तो पैसा नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद सुनकर तुम्हें क्या लगता था? यही लगत रहे वकील साहब कि मौत आ जावत तो अच्छा रहे, कम से कम दर्द से तो छुटकारा मिल जाए। अच्छा, ये बताओ कि जिस शाम को तुम्हारे ससुर का कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? हम पड़ोस में चावल ले गए रहे। लौट के आने बाद तुमने क्या देखा? लौट के आए कि हम अपने ससुर का मुर्दा लीजिए वकील साहब, मेरी औरत भी निपट गई। अब दवा में दवा नंबर 3 कौन होगा? बंदी अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या इतने से मेरा मुकदमा हो जाएगा? अरे मैं तो वहाँ जज के रूप में ये सोच रहा थी कि आप तो किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंचे। यही तुम भूल करते हो फंदी। क्या जज के रूप में मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं बैठा दी कि तुम्हारा अपने बाप की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था? यदि तुम अपने बाप की हत्या करना चाहते तो उसका इलाज क्यों कराते? उसे बड़े डॉक्टरों के खाने मुंबई क्यों ले जाते? यदि खूनी की तरह तुम्हारे पत्थर का होता तो उसे 1 महीने और तड़पने देते, उसे अपनी मौत मरने देते। फंदी की तरह नहीं, एक जज की तरह सुना। हाँ वकील साहब, मेरे मन के भीतर जो जज बैठा है ना, वो मुझसे हमेशा कहता है कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। वो हमेशा बार बार कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुमने दर्द से तड़पते हुए आदमी को छुटकारा दिलाया है। फंदी, हाँ वकील साहब, कैंसर की बीमारी में मेरे बाप की हालत फांसी के उस कैदी की तरह हो गई थी जिसे फांसी की सजा तो सुना दी गई हो लेकिन तारीख न तय की गई हो। मैं पूछता हूँ वकील साहब, क्या फर्क पड़ता है उसे, चाहे आज फांसी तो या 10 दिन बाद? मैंने उसे जल्दी छुटकारा दे दिया। यही मेरा कसूर है वकील साहब। घबराओ नहीं फंदी, तुम जरूर बच जाओगे। मैं जिंदगी में कभी नहीं घबराया वकील साहब। मैं जानता हूं मुझे फांसी होगी, कोई कानून मुझे नहीं बचा सकता। आपके साथ इतनी देर मन लगा रहा, मैं आपसे फिर कहता हूं वकील साहब, आप इस पचड़ में मत पड़िए। मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अरे जेलर साहब के पास गए, अभी आवत हुई है। अच्छा ये बताओ, आज कोर्ट में कैसा है? ठीक ही रहा। आवाज तो बंदी, आज बहुत उदास हो। नहीं तो नहीं, कौनो बात जरूर है। कादर साहब, आज अदालत में मेरी औरत नहीं आई, जाने क्यों नहीं आई? अरे आई हुई है, पीछे कहीं कोने में बैठी हुई। नहीं कादर साहब, वो नहीं आई। तब से मैं एक ही बात सोच रहा था। कौन सी बात? कि वो क्यों नहीं आई? और मेरा बेटा पुत्तू भी नहीं आया। अरे हो सका तुम्हारे बेटे का बुखार हुई को। अरे तो उसे पड़ोस में छोड़कर आ जाती। मेरा मन टूट गया कादर साहब। अरे इमा कौन सी बड़ी बात हुई गई? अरे नहीं आई तो नहीं आई, अरे क्या फर्क पड़ा था? मुझे फर्क पड़ता है बादल साहब। दुनिया तो यही समझती है कि मैंने अपने बाप का खून किया, लेकिन मुझे दुनिया की परवाह नहीं। अरे दुनिया की जबान ने किसे नहीं काटा, कहीं मेरी औरत तो मुझे खूनी नहीं समझती, मेरा बेटा पुत्तू तो मुझे गुनहगार नहीं समझता। हो ही सका नहीं बादल साहब, यही नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं मुझे फांसी होगी, कोई मुझे नहीं बचा सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक विश्वास के सहारे जिंदा हूं कि मेरी औरत और मेरा बेटा मुझे खूनी गुनहगार नहीं समझते। आज जब मैंने अदालत में अपनी औरत को नहीं देखा तो मेरा विश्वास टूट गया बादल साहब। फंदी, अरे अब सोचे से का होई। लो आज सिगरेट पियो। आज सिगरेट पिला रहे हैं? हाँ फंदी, इतने दिन हो गए तुमका कभी उदास नहीं देखा। अरे कत्ल के कैदी तो अक्सर मुर्दों की तरह पड़े रहा थे फंदी। ये साहब कहाँ? अरे आवत हुई है। बादल साहब एक बात बताओ। हाँ हाँ पूछो। ये कैंसर का दर्द बड़ा होता है या मौत का? अल्लू, ना तो कभी भैया आपका कैंसर हो और ना कभी मौत आई। नहीं,
आदमी को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? भाई आदमी का तो सबसे ज्यादा डर है हाँ मौत से लगत है, मौत से। लेकिन अगर मौत का डर खत्म हो जाए, मौत प्यारी लगने लगे, तब क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान का कभी मौत प्यारी लगी नहीं सकत। इंसान तो हमेशा जिंदगी से प्रेम करता है। पर मैंने देखा है वाटर साहब, मौत भी प्यारी लग सकती है। मैंने अपने बाप को गिड़गिड़ा कर मौत मांगते देखा है। अरे तो भाई का गिड़गिड़ाए देते हो, चीखने चिल्लाने देते हो। अरे 3-4 दिन बाद चीख चिल्लाए के मर जा, कम से कम तुम्हारे पर फांसी की नौबत तो ना आवत। वाटर साहब, हर आदमी की तकलीफ देखने की एक हद होती है, मेरी भी एक हद थी। फंडी तुम्हारे वकील आए गए, अब हम चलेंगे। फंदी तुम्हारे लिए बुरी खबर है। आपको फैसला पता चल गया वकील साहब? हंसी है ना? अरे मैं तो पहले ही जानता था, आप ही बेकार में सब भटक रहे थे। नहीं, दूसरी बात है, क्या? तुम्हारी औरत अस्पताल में। क्या हुआ वकील साहब? मेरी औरत को क्या हुआ? आज तुम्हारे बच्चे के साथ जब वो कोर्ट आ रही थी तो रास्ते में टेम्पो से टकरा गई और उसके पैर में एक्सीडेंट हो गया। और वो मेरा बेटा पुत्तू? वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी औरत की हालत कैसी है? उस दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए, मेरे मन से बोझ उतर गया। अजीब आदमी हो, तुम्हारी औरत अस्पताल में है और तुम कहते हो कि बोझ उतर गया। आप नहीं समझेंगे वकील साहब। जब आज अदालत में मेरी औरत नहीं आई तो मुझे लगा कि वो मुझे खूनी गुनहगार समझती है, पर नहीं। दुनिया में कोई तो है जो मुझे बेगुनाह समझता है। अंधी, लेकिन आज कोर्ट में तुम्हारे केस का जो कबाड़ा हुआ उसके बारे में सोचो। इसके बारे में क्या सोचना वकील साहब, वो तो निपटा ही समझिए। सरकारी वकील ने करीब करीब साबित कर दिया है कि मैं खूनी हूँ। हमारी हर बात उल्टी पड़ रही थी। हमने जो कल तैयारी की, ये ड्रामा किया, सब बेकार गया। हर गवाह उल्टा बोल रहा था। और तुम्हारा वो दोस्त हजरत, तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारी तरफ से बोलेगा, लेकिन वो कोर्ट में बिल्कुल उल्टा बोल रहा था। तुम्हें शराबी और स्मगलर बता रहा था, और तो उसने कोर्ट में ये भी कह दिया कि तुम अपने बाप और अपने औरत से लड़ते थे। ये साहब, आपने भी तो उससे कोई सवाल नहीं किए, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा था और आप सुन रहे थे। अरे मुझे कुछ नहीं सोचा, पता नहीं मुझे कोर्ट में क्या हो गया था। खान, रहमतुल्लाह खान, उसने तो साफ कह दिया कि उसने मुझे कोई कर्ज नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं। और सरकारी वकील ने यह सिद्ध कर दिया कि तुमने एक पैसा भी कर्ज नहीं लिया। तुम्हारे पास पैसों की तंगी नहीं थी, तुम शराब पीते थे और तुमने अपने बाप की हत्या भी इसलिए की कि उसकी दवाई पर जो कुछ पैसा खर्च होता उसकी भी तुम शराब पी सकते। ये साहब, ये कितना झूठ है। और तुम्हारा वो खान, उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने एक पैसा भी कर्ज नहीं दिया। फिर मैं क्या कर सकता? लेकिन खान ऐसे कैसे कह सकता है? खान तो चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं छोड़ता। खान नहीं चाहता होगा कि उसकी ब्याज की दरों पर सवाल उठाया जाए। हो सकता है पुलिस का भी दबाव रहा। आज अदालत में एक गवाह तो उल्टा बोल गया। और तुम्हारी औरत एक्सीडेंट के कारण अदालत में नहीं आ सकती। मैं उसके मुंह से तुम्हारी मानसिक स्थिति का नक्शा कोर्ट में रखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी नहीं आ सकता। ये साहब, आज अदालत में सिर्फ भोला ने साथ दिया। खाक साथ दिया फंदी। तुम नहीं जानते उसने तुम्हारे मुकदमे का सत्यानाश कर डाला। अरे कोर्ट में क्या ऐसे बोला जाता है? अरे वो एक एक बात सही कह रहा था वकील साहब, एक एक बात सही कह रहा था। उसने तो छाती ठोक कर कहा कि फंदी बहुत बड़ा आदमी है। नहीं फंदी, उसने ही तुम्हारे मुकदमे को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। अरे मैं उसे इशारा कर रहा था, लेकिन वो था कि जो मन में आया वो ले जा रहा था। नहीं वकील साहब, वो एक एक बात ठीक कह रहा था। मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता जी। तो चलो गले में खड़े हो जाओ। सरकारी वकील ने भोला से जो जो पूछा वो मैं पूछूंगा, और भोला ने जो जो जवाब दिए उसका जवाब तुम देना। अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि भोला ने तुम्हारे मुकदमे की क्या दुर्दशा कर रहा है। चलिए ठीक है, पूछिए। योर ऑनर, मैं बचाव के गवाह नंबर 2 भोला बल काशीनाथ से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? थैंक यू योर ऑनर। तुम्हारा नाम भोला बल काशीनाथ है? जी साहब। तुम क्या काम करते हो? साहब, मैं क्लीनर हूँ साहब। हाँ, तुम फंदी को जानते हो? फंदी मेरा बचपन से दोस्त है। अच्छा ये बताओ कि फंदी पहले क्या काम करता था? साहब, पहले वो ट्रक चलाता था, उसके पहले ऑटो चलाता था, उसके पहले टैक्सी चलाता था। जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दो।
पहले का भी मतलब तो शफा शफा होना चाहिए ना शाह। तो फंदी किस ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था? और नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी की। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने उसे नौकरी से क्यों निकाला? उसे निकाला नहीं शाह, उसने खुद ही छोड़ दिया। क्यों? वो कंपनी वाला बोलता था कि आफू ले जाओ। आपको आफू नहीं समझते शाह, अफीम अफीम ले जाओ। फंदी ने मना कर दिया तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। इस बात का क्या सबूत है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अफीम की स्मगलिंग करते थे? सबूत खोजना तो सरकार का काम है शाह, अपना नहीं। अच्छा अच्छा, क्या फंदी ने इसकी जानकारी आबकारी वालों को दी थी? शाह फंदी को गटर में नहीं चढ़ना था। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये है शाह कि अगर वो आबकारी विभाग वालों को बता देता तो कंपनी वाला उसको जान से मार डालता। तो फिर फंदी ने और कहाँ नौकरी की कोशिश की? वो रोडवेज में शाह। वो डॉलर में से नौकरी के लिए? शाह फंदी बोला था कि वहाँ तो 1 लाख रुपया घूस चलता है। अच्छा अच्छा, फंदी ने इसकी शिकायत ऊपर वालों से की थी? बोला ऊपर तो 2 लाख रुपया घूस चलता है। अच्छा, तो ये बताओ कि फंदी ने और कहाँ नौकरी की कोशिश की? कहाँ नहीं की शाह। सवाल नहीं, जवाब दो। जवाब तो दिया है शाह। अच्छा अच्छा, उसने कोशिश की लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। जी शाह। फिर उसका काम कैसे चला? साहब उसने अपनी औरत के गहने बेचे। उसके बाद घर के भांडे बेचे। उसके बाद शरीफ आदमी क्या कर सकता था साहब जो फंदी करता। अच्छा अच्छा, तो तुम फंदी को एक शरीफ आदमी समझते हो? जज साहब वकील साहब को बोलो कि फंदी की शराबत में शंका ना करे। अरे मैं पूछता हूँ क्या हमाली करने वाला ट्रक चलाने वाला शरीफ नहीं हो सकता? ये पैंट और कोट पहनने वाला ही लोग शरीफ होता है साहब। अच्छा, ये बताओ कि फंदी का बाप कब से बीमार? 1 साल से। उसे क्या बीमारी थी? कैंसर। तुम्हें कैसे पता? फंदी ने बोला था और उसका डॉक्टर भी बोला। आपसे क्या बोला? डॉक्टर बोला कि अपने बाप को अस्पताल में भर्ती कराओ। हाँ, तो क्या फंदी ने अपने बाप को अस्पताल में भर्ती किया? जी साहब। तो अस्पताल में मुफ्त इलाज होता था या पैसे लगते थे? साहब अस्पताल तो फोकट का था लेकिन भर्ती करने के लिए वहाँ पैसा लगता था। वो डॉक्टर और नर्स का वो चाय पानी साहब और दवाई भी बाहर से लाना पड़ता था। जब मुफ्त में इलाज होता था तो फंदी बाहर से दवाइयाँ देकर क्यों आता था? साहब अस्पताल सरकारी था, वहाँ पे मरीज तो बहुत होता लेकिन दवाई नहीं रहता शायद। अच्छा, ये बताओ कि फंदी का बाप अस्पताल में कितने दिन रहा? वो करीब 1 महीना शायद। उसके बाद डॉक्टर लोग बोला कि इनका दवा दारू बंद, इनको मुंबई ले जाओ, वहाँ बड़ा डॉक्टर देखेगा। क्या फंदी अपने बाप को लेकर मुंबई गया था? साहब लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आया? तो बेकार था। साहब उसने कर्जा लिया ना वो खिन्नी वाले मैदान के वो करामतुल्लाह खान से। कितना? वो साहब 20,000 रुपया। उसके ब्याज की दर क्या? वो 25 रुपया शेका। ब्याज की दर कुछ ज्यादा नहीं थी। ये साहब खान कर्ज देता है दान नहीं। अच्छा, तो मुंबई के डॉक्टरों ने क्या कहा? वो मुंबई वाले डॉक्टर तो पहले तो वो पैसा जमा करा लिया, उसके बाद डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि इनका कैंसर बहुत बिगड़ गया, इनको वापस ले जाओ। तो मुंबई से लौटने के बाद फंदी ने अपने बाप को कहीं और दिखाया? साहब फंदी बहुत जिगर वाला आदमी साहब, अगर उसके पास पैसा होता तो अपने बाप को विदेश तक ले जाता। तो फंदी ने मुंबई से लौटने के बाद अपने बाप को कहाँ रखा? घर पर साहब। अस्पताल में क्यों नहीं? वो अस्पताल वाला डॉक्टर बोला कि अब ये 1 महीने से ज्यादा बचेंगे नहीं, इनको घर पर चैन से मरने दो। तो फंदी का बाप घर में चैन से मर सकता था? शायद साहब उसके पास पैसा नहीं था ना। अच्छा, तो पैसे से मरने और चैन से मरने में क्या संबंध? ओ साहब अगर पैसा होता तो वो अपने बाप को दिन में 3 बार बेहोशी का इंजेक्शन लगाता साहब। अगर पैसा नहीं था ना। लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन लगाना क्यों जरूरी था? साहब उसके बाप के कैंसर में बहुत दर्द होता, वो चिल्लाता, जमीन पर सर पटकता साहब, वो बच्चों की तरह चिल्लाता, हमसे ये सब नहीं देखा जाता साहब। तो फंदी के पास इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं थे? जी साहब। लेकिन मौत देने के लिए 2 हाथ थे? जी साहब। तो फंदी ने उन हाथों से क्या किया? अपने बाप को मार डाला साहब। अब समझ में आया फंदी, सरकारी वकील ने भोला के मुंह से क्या निकलवा लिया? वकील साहब सरकारी वकील ने तो भोला के मुंह से निकलवा लिया कि मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप का कत्ल किया। लेकिन भोला ऐसे बोल कैसे गया? वकील साहब भोला बहुत सीधा सच्चा आदमी है, वो हसरत की तरह चालाक नहीं है। उसके मन में जो था उसने कह दिया। लेकिन हसरत मुझसे किस जन्म का बदला निकाला है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? फंदी, तुम भूलते हो हसरत अभी भी नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकर है। अरे भाई मालिकों की जबान तो बोलेगा। वकील साहब तो अब तो उसको इनाम मिलेगा, कंपनी वाले उसे ड्राइवर बना देंगे, आप देखिएगा एक दिन बहुत अच्छा स्मगलर बनेगा। लेकिन उसको दोष देने से क्या फायदा, अपनी किस्मत है।
करो तुम छोटा, चलो तुमका झूला झूला। वकील साहब फंदी बच जाइए ना। अभी मैं क्या कह सकता हूँ? काहे? अरे आप जो इतनी तैयारी किए हो वो कितनी कम है। अरे आपकी तैयारी देख के तो हमका पूरी उम्मीद हो ही गया है। अरे बाडर साहब उसी तैयारी ने तो कबाड़ा पिटवाया। हाँ, और जो कुछ हमने सोचा था आज अदालत में सब उसका उल्टा हो गया। अरे वकील साहब चाहे कुछ हो जाए लेकिन फंदी का बचा ले। काहे से आप महसूस करी थे फंदी कोई गुनाह नहीं किए। अरे साहब हाँ, आपको मुझसे बहुत हमदर्दी है ना? अरे ये कोई कहे वाली बात है? तो लाइए बात एक सिगरेट पिला दीजिए। देखो वकील साहब हाँ, कितना बदमाश है। इनका फांसी जरूर करवाए हो। अब भाई ला रहे सिगरेट देखो। अब भाई ला रहे लाए रहे अभी देखो। वकील साहब आप इतने मायूस क्यों बैठे? अरे अब आपकी तो परेशानी खत्म। फंदी, मेरा तो सत्यानाश हो गया। अरे आपका क्या सत्यानाश हुआ वकील साहब? सत्यानाश तो मेरा हुआ। अरे फांसी मुझे होगी आपको थोड़ी होगी। लेकिन आप तो ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं जैसे आपको हफ्ता भर पहले ही फांसी हो चुकी हो। मेरा तो कैरियर चौपट हो गया। बड़ी मुश्किल से ये मुकदमा मिला था और उसकी भी ये हालत। फंदी, मैंने मुकदमा हारने में बहुत दाम कमाया, लेकिन क्या ये मुकदमा भी हार गया तो? अरे हार गए तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपकी फीस तो पक्की है। अरे फीस को मारो गोली। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं है, बस हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हो। तुमने कभी सोचा तुम मर गए तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? अरे उनकी फिक्र छोड़िए वकील साहब। मैं जब कमाता था तब वो कौन की थाली में खाते थे। हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी करके खा कमा लेंगे। मेरी औरत भी मजदूरी कर लेगी। मेरा बेटा अभी 9 साल का है, 2 साल में वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ पूछने लगेगा और 3-4 साल में क्लीनर हो ही जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था वकील साहब कि वो बड़ा होकर के लॉर्ड गवर्नर बनेगा। फंदी, मुझे इस बात का अफसोस है कि मादारात ने ये सिद्ध नहीं कर पाया कि तुमने अपने बाप के साथ बहुत कोशिश की, बहुत तकलीफें सही। सच कह रहा हूँ वकील साहब, मैं अपने बाप को लेकर मुंबई गया था, हसरत भी मेरे साथ था। क्या? तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि हसरत तुम्हारे साथ गया था? आपने ये बात मुझसे पूछी ही कहाँ? आपने मुझे हसरत बनाया, खान बनाया, डॉक्टर बनाया, मुझसे मेरी बीवी की गवाही करवा ली, लेकिन आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। यहाँ तक कि आपने मुझे जज बनाया, लेकिन मुलजिम नहीं बनाया। हाँ फंदी साहब, वो मुंबई का बड़ा डॉक्टर जिंदा है, यहाँ अस्पताल का डॉक्टर जिंदा है, जिन्होंने मुझसे फीस ली है, मेरे बाप को इंजेक्शन लगाए हैं। आपने उनको गवाही के लिए क्यों नहीं बुलाया? हाँ, इन लोगों को गवाही में खड़ा किया जा सकता था। वो सरकारी वकील आपके गवाहों की धज्जियां उड़ाता रहा और आप चुपचाप सुनते रहे, और अब आप कहते हैं कि मुकदमे का सत्यानाश हो गया। अरे क्या मैंने किया? आपने इन लोगों से सवाल जवाब क्यों नहीं किए? बंदी, मुझे अदालत पे कुछ नहीं सोचा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझे आता सब कुछ है पर मेरा दिमाग समय पे काम नहीं करता, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जब भी अदालत के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरी जुबान लड़खड़ा लगती है, मेरे पाँव कांपने लगते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे मुकदमे की तैयारी की, यहाँ तक उसका रिहर्सल भी कर डाला था, लेकिन ये नर्वसनेस मेरा पीछा नहीं छोड़ती। देख रहा था वकील साहब, और मुझे आप पर दया भी आ रही। जब सरकारी वकील भोला से सवाल करने उठा तो आप घबरा गए, आपके माथे पर पसीने की लकीरें थी। मैंने अब तक ये इसलिए नहीं कहा कि कहीं आप बुरा न मान जाए। बस फंदी, यही होता है मेरे साथ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे अधिक कानून जानने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मुझसे अधिक घबराने वाला शायद एक भी व्यक्ति नहीं। जिस तरह से तुम बेगुनाह हो, उसी तरह से मैं भी बेगुनाह हूँ। जानता हूँ वकील साहब। तो तुम मुझे बेईमान नहीं समझते? आपको बेईमान समझ के मुझे नरक में जाना है क्या? अरे आदमी की अच्छाइयों और बुराइयों की जांच उसके इरादे से की जानी चाहिए। क्या कहा? इरादा? ओ बंदी, यही बात मैं अदालत में भूल गया। मुझे इरादे का सवाल उठाना चाहिए था। कत्ते मामूल में सबसे बड़ा सवाल इरादे का होता है, उसकी तैयारी का होता है। यही बात मैं अदालत में भूल
गया फंसी। मुझे ये बात उठानी चाहिए थी और यही तुम्हारे मुकदमे की जान है। वकील साहब, आप कल अदालत में इरादे का सवाल उठाएंगे? नहीं फंदी, अब मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं रहा। अरे वकील साहब, तो तैयारी कर लीजिए। यहाँ तैयारी कर लेते हैं ना। बताइए मुझे क्या बनना है। फंदी, तैयारी से कुछ नहीं होता। मैं हर बार तैयारी करता हूँ, लेकिन हर बार वही घबराहट, वही पसीना, वही नर्वसनेस। नहीं फंदी, अब मैं तुम्हारे जीवन से और अधिक नहीं खेल सकता। आप मेरी वकालत नहीं करेंगे? फंदी, ऐसी वकालत से क्या फायदा जो अपने हाथों अपने मुवक्किल को फांसी के फंदे पर चढ़ा दे। आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे वकील साहब? नहीं फंदी, मैं वकालत छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। आप कुछ ये कहिए, आप डर गए। नहीं फंदी, अगर तुम मर गए तो मेरा विश्वास मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं कल बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारी ओर से कोर्ट में खड़ा करूंगा। बैरिस्टर गंगानाथ? हाँ, बैरिस्टर गंगानाथ, यहाँ के सबसे बड़े वकील। शायद मेरा बाप इनके यहाँ माली का काम करता था, लेकिन वकील साहब, इनकी तो फीस बहुत होगी। हाँ, 25,000 रुपये रोज। इतनी फीस कहाँ से आएगी? अरे इतना पैसा होता तो मैं अपने बाप का गला क्यों दबाता? मुझे पूरा विश्वास है कि बैरिस्टर गंगानाथ तुम्हारे मुकदमे की कोई फीस नहीं लेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, उनके मरीजों को अपने आप को खत्म करने का अधिकार होना चाहिए, और तुम्हारा मुकदमा उन्हें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करे। अच्छा, मैं भी जाकर उनसे बात करता हूँ। लेकिन वकील साहब, अगर वो नहीं माने तो? आजाद क्या करेगी? फीस तो लेंगे ना। फीस कहाँ से आएगी? मैं दूंगा। आप देंगे? लेकिन क्यों? अब मेरे मुकदमे से आपको क्या फायदा? मुकदमा जीतने का सुख जो मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन मुकदमा तो जीतेंगे वो बैरिस्टर गंगा। नहीं फंदी, तुम मेरे मुवक्किल हो, सिर्फ मेरे, इसलिए मुकदमा भी मैं ही जीतूंगा। जब हो सका तो कल मैं बैरिस्टर गंगानाथ को यहाँ बुला कर लाऊंगा। इसका मतलब कल फिर यहाँ ड्रामा होगा? नहीं फंदी, बैरिस्टर गंगानाथ मेरी तरह घबराने वाले वकील नहीं है जो ड्रामा करें। अरे बोले रे कोयलिया, अरे बोले रे कोयलिया। क्या बात है बोले साहब? तो साहब, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। कौन सी खबर? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक पकड़ा हुआ है। अरे साहब के घर में बात हुई ना। अरे बादल साहब, ट्रक में क्या पकड़ा गया? अरे ट्रक ना 10 बोरे गांजा। बोले साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर है, ये हमारे बहुत काम आएगी। देखना फंदी, कल बैरिस्टर गंगानाथ इस खबर का खूब फायदा उठाएंगे। अब तुम बच जाओगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। लाओ बादल साहब, एक और सिगरेट पिलाओ। सिगरेट पियो? अच्छा, तो फिर ले सिगरेट और पियो। वकील साहब, मुझको यहाँ बिठा कर जेलर साहब के साथ न जाने कहाँ चले गए। अरे भाई, तुम्हारे वकील आए, अब तुम जानो। अच्छा ये बताओ, आज कोर्ट में कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। क्या मतलब आज अदालत ने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया। अच्छा, ये जादू कैसे हुई हुआ? तुम तो कह रहे हो तुमका फांसी हुई जाए। फांसी तो होगी ही। बेगुनाह होए के बाद ही फांसी, और ई तुमका जेल में कहाँ मिल गई? अरे साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं होश में हूँ और होश में कह रहा हूँ।
फांसी तो होगी, अरे भैया का है? क्योंकि मुझ जैसे बेगुनाह को छोड़ने का कानून अभी बना नहीं है वार्डर साहब। तो मतलब आज कोर्ट में फिर सब गड़बड़ हुआ? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। आज तो अदालत में मेरा मुकदमा देखने लायक था। अच्छा। जज साहब भी परेशान दिखे। हैं? अरे बुढ़ा है, परेशान हो लगे। वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज जज साहब के माथे पर पसीने की लकीरें थी। अच्छा एक बात ये बताओ, तुमको लगा था कि तुम बचे ही हो? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हाँ, वो आप ही तो कहते ना, चाहे कुछ हो ही जाए, कानून अपनी जगह से ना ही हिल सके। भाई यूं तो हम हमेशा कही थे। अच्छा वार्डर साहब, एक बात बताओ, हाँ पूछो। मुझे बचना चाहिए या नहीं? अरे हम कोई जज है जो तुमको बताई? नहीं, मान लीजिए आप जज होते तो मुझे कौन सी सजा देते? हाँ, अगर हम जज होते तो तुमका सजा जरूर दे, लेकिन फांसी नहीं। नहीं, क्यों फांसी क्यों नहीं देते? अरे भाई अब हमका किसी का मरना अच्छा नहीं लगा था। वार्डर साहब, आपने फांसी देखी है? बहुत बार। कैसे देते हैं फांसी? अब यूं हम नहीं बताए। क्यों? अरे भाई अब ये बताना कोई जरूरी नहीं। आप यही सोचते हैं कि हम फांसी से डर गए, लेकिन तुम सोचा तो बहुत हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक बार बता दीजिए, जानकारी हो जाएगी तो दोबारा नहीं सोचूंगा। जेलर साहब आ रहे हैं। चल चल कुर्सी चल, कुर्सी चल, चल चल। वकील साहब, आज नहीं तो कल हमें मर्सी किले के बारे में गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं जेलर साहब। लाइलाज बीमारी मरीज को तड़पते देना किसी भी तरह से मानवीय नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, और देखिए बैरिस्टर गंगानाथ ने आज कोर्ट में इस मुद्दे को कितने पुरजोर ढंग से उठाया। ए साहब, आपको कोर्ट कर रहा होगा? हाँ, एक केस की गवाही के सिलसिले में कोर्ट गया। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि बगल की कोर्ट में बैरिस्टर गंगानाथ फंदी की केस की पैरवी करने जा रहे हैं, तो उनकी बहस सुनने के लिहाज से मैं भी वहाँ चला। अच्छा सुनो, तुम जरा ऑफिस में जाओ और मेरी मेज पे एक डाक रखी हुई, वो ले जाकर बैनर्जी को दे दो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज वकील साहब कितनी फीस ली उन्होंने? एक पैसा भी नहीं। अच्छा, लेकिन वकील और डॉक्टर तो अपनी फीस नहीं छोड़ते। हसी, शायद तुम नहीं जानते, बैरिस्टर गंगानाथ के बाप की मौत भी 2 साल पहले कैंसर से ही हुई थी। उन्होंने भी अपने बाप को तड़पते देखा, गिड़गिड़ाकर मौत मांगते हुए देखा। इसलिए जब मैंने पूरा तुम्हारा केस उन्हें सुनाया तो तैयार हो गए और उन्होंने कहा मैं ये केस जरूर लूंगा। और वकील साहब, बैरिस्टर गंगानाथ ने आज पूरे कोर्ट को थर्रा दिया। और सरकारी वकील की हालत देखी आपने, पानी मांगने लगा था। और वकील साहब वो हसरत सारी चौकड़ी भूल गया। और डॉक्टर से जवाब देते नहीं बता। वकील साहब, मैंने नोटिस किया जज साहब भी कुछ परेशान से लग रहे थे। वकील साहब, मैं बचूं या ना बचूं, और आज मैं बहुत खुश हूं। कम से कम आज इस सवाल को उठाया तो गया। कैंसर के हजारों मरीज मेरे बाप की तरह तड़प तड़प कर मौत मांगेंगे, लेकिन कानून के डर से कोई उन्हें मौत नहीं दे सकेगा। यहाँ तक कि जन्म जन्म का साथ चाहने वाली औरत भी अपने कैंसर से पीड़ित पति के छुटकारे की प्रार्थना करेगी। लेकिन जब कैंसर का इलाज निकल आएगा तब तो उससे भी कोई भयंकर बीमारी पैदा हो जाएगी। वकील साहब, पहले टीबी थी, उसका इलाज निकला तो अब कैंसर है। कैंसर का इलाज अभी तक निकला नहीं कि एड्स मुंह बाय खड़ा है, और जब एड्स का इलाज निकल आएगा तो उससे भी कोई भयंकर बीमारी ताल ठोक कर खड़ी हो जाएगी। हाँ, वकील साहब, हम जितना लड़ेंगे चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ेंगी। आप ठीक कहते हैं वकील साहब। आज कोर्ट की एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही। वकील साहब, आप रोज यहाँ फंदी के साथ मुकदमे की रिहर्सल करते ना? हाँ, आइए, आज हम भी आपके साथ कोर्ट में हुई बहस को इनाक्ट करें। आप? जी हाँ, हमने भी कॉलेज के जमाने में बहुत से नाटक किए हैं। लेकिन जेलर साहब, अब इस नाटक की क्या जरूरत है? सामने बैठे हमारे इन दर्शकों को भी हमें इस अहम मुद्दे से जोड़ना होगा, और ये तभी संभव है जब हम कोर्ट में उठाए गए सवालों को इनके सामने पेश करें। फिर इनके जरिए ये मुद्दा औरों तक भी पहुंचेगा, और हो सकता है इसी तरह हमारी आवाज बढ़ते बढ़ते संसद तक पहुंच सके। हाँ जेलर साहब, अहम मुद्दा ये नहीं है कि मुझे फांसी होगी या नहीं। मुद्दा ये है कि कब तक हम लाइलाज बीमारी के दर्द से तड़पते लोगों को आज कुचले जानवर की तरह सड़क पर छोड़कर मुंह देते रहे। तो ठीक है, आज मैं बैरिस्टर गंगानाथ की भूमिका अदा करता हूँ। यदि तुम जरा कोर्ट का सील लगाओ। जी वकील साहब, आपका ये नाम ले सकता हूँ जरा? हाँ श्योर। थैंक यू। वकील साहब, आप सरकारी वकील की तरह सवाल कीजिए, और फंदी जी जी तुम गवाहों और जज साहब की तरह बोलो। जी साहब। हाँ, तो फिर शुरू करें।
बज चुके हैं। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कोर्ट में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। सरकारी वकील का चेहरा दमक रहा है क्योंकि उसकी लिहाज से आज उसकी जीत का दिन है। जज साहब ने सरकारी वकील की तरफ देखा और बोले, कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, सरकारी और बचाव पक्ष के गवाहों को अदालत सुन चुकी है। बचाव का जसदीद गवाह हजरत मुलजिम का दोस्त और मुकदमे का जसदीद गवाह है। उसने साफ कहा है कि फंदी ने अपने बाप की गला घोटकर हत्या की। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है। बचाव के गवाह भोला ने भी यही कहा है कि फंदी ने अपने बाप की गला घोटकर हत्या की। इसलिए योर ऑनर, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फंदी ने अपने बाप की हत्या की। इस पर बैरिस्टर गंगानाथ गरज उठे। योर ऑनर, सबसे बड़ा सवाल इरादे का है। यस योर ऑनर, जहां तक इरादे का सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का ही था। योर ऑनर, सरकारी वकील साहब ने अदालत के सामने जो तथ्य पेश किए हैं उससे यह कहीं साबित नहीं होता कि फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का था। योर ऑनर, हजरत ने साफ कहा है कि फंदी अपने मालिकों से झगड़ता था। उसकी कभी किसी से नहीं बनी और वो कभी किसी का विश्वासपात नहीं बन सका। लेकिन इससे यह कहीं साबित नहीं होता योर ऑनर कि फंदी स्वभाव का हत्यारा था। अपने मालिकों से कई लोग लड़ते हैं, हर 6 महीने में नौकरियां बदलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वे हत्यारे स्वभाव के होते हैं। योर ऑनर, हजरत ने साफ कहा है कि फंदी एक शराबी है। उसे शराब पीने की आदत है। शराब के लिए उसने अपने वक्त के गहने बेचे और शराब के लिए उसने अपने घर का एक एक बर्तन बेचा। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहब से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। फंदी की शराब पीने की आदत कितनी पुरानी? संभवतः ये जानकारी अभी तक किसी भी गवाह ने नहीं दी है क्योंकि उनसे ये सवाल ही नहीं किया गया है। योर ऑनर, फंदी पिछले 15 सालों से शराब पी रहा था। तब तो गहने नहीं बिके, तब तो बर्तन नहीं बिके। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे पर नए सिरे से विचार किया जाए। इससे पहले कि मैं जिरह करूं, मैं अदालत के सामने कुछ गवाहों को फिर से पेश करने की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर, गवाहियां हो चुकी हैं और गवाहों को फिर से अदालत में लाना अदालत का कीमती समय बर्बाद करना होगा। योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि ये मुकदमा कत्ल के दूसरे मुकदमों से बिल्कुल अलग है। इस मुकदमे में कानून की नजर से अभी भी बहुत से प्रश्न छिपे हैं, ऐसे प्रश्न जिन पर अभी तक कानून की नजर नहीं गई है। अगर गई भी है तो कानून एक असहाय दर्शक होने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त, अगर इस मुकदमे में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिया गया तो मुझे डर है कि जीवन के बहुत से मूल्यों और श्रद्धाओं पर सीधी चोट होगी। सरकार की ओर से जो कुछ भी कहा गया है उसको चुनौती देने के लिए मेरे पास ऐसे प्रमाण है जो इस मुकदमे पर फिर से विचार करने पर बल देंगे। आपके पास क्या प्रमाण है बैरिस्टर साहब? योर ऑनर, ये देखिए 5000 रुपए की रसीद जो मुंबई के मशहूर कैंसर हॉस्पिटल से फंदी के बाप को दिखाते वक्त मिली थी, और ये रही वहाँ के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। आप गवाहों को बुला सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मैं सबसे पहले सरकारी गवाह नंबर 1 हजरत वल्द करीम से सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, तो तुम्हारा नाम हजरत वल्द करीम है? जी। तुम फंदी को कब से जानते हो? फंदी मेरा बचपन से दोस्त है हुजूर। क्या फंदी तुम्हारा अभी भी दोस्त है? खुदा का नाम लीजिए हुजूर, उस कातिल से कौन दोस्ती रखेगा? अच्छा ये बताओ कि फंदी तुम्हें कैसा आदमी लगा? निहायत ही खराब हुजूर। क्यों? जब देखो तब झगड़ा कर लिया है, मारपीट कर लिया है। उसने कभी तुमसे मारपीट करी? जी नहीं हुजूर। फिर किसी और से मारपीट करी? बहुतों से। बहुतों से? तो तुमने देखा? नहीं, सुना। सुना? तो ठीक है, 2-4 के नाम बताओ। नाम 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 अभी याद कर रही हूँ हुजूर। याद कर लो आराम से। याद नहीं आ रहे हैं हुजूर। नहीं आ रहे। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इससे पूछे जाने पर ये एक भी ऐसे इंसान का नाम नहीं बता सका जिससे फंदी ने झगड़ा किया। हजरत, तुम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर हो? जी हाँ। और फंदी वहाँ पर ड्राइवर? जी। अच्छा, कितने साल? ओ 5 साल। 5 साल। इन 5 सालों में क्या फंदी का अपने मालिक के साथ कभी झगड़ा हुआ? नहीं, कभी। तो फिर उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने अपने मालिक का कहना नहीं माना। अच्छा, कौन सा कहना? उसने ट्रक ले जाने से मना कर दिया। कहाँ पर? मुंबई। मुंबई। अच्छा ये बताओ कि ट्रक में क्या लगा हुआ? तो ट्रक में वो
हुजूर वो ट्रक में गुड़ लगा था, गुड़ गुड़। गुड। अच्छा एक बात बताओ, क्या इससे पहले कभी फंदी गुड़ से लदे हुए ट्रक को मुंबई ले गया? जी हाँ, कितनी बार? 20 बार। तो फिर उस दिन क्यों नहीं ले गया? वो मैं नहीं जानता हुजूर। या ट्रक में गुड़ के साथ गांजा लगा था? ये अपन को नहीं क्या मालूम। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का कोई भी ट्रक इससे पहले गांजा और अफीम की स्मगलिंग में पकड़ा गया है? जी जी जी, तब पिछले से। या कल शाम को भी कोई ऐसा ही ट्रक गांजे की स्मगलिंग में पकड़ा गया है? जी सुना तो यही है हुजूर। योर ऑनर, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले गांजे अफीम वगैरह की स्मगलिंग भी करते हैं, और साथ ही साथ बचाव पक्ष के गवाह भोला वल्द काशीनाथ का वो वाक्य भी, जिसमें उसने बताया था कि फंदी ने स्मगलिंग का माल ले जाने से इनकार कर दिया, इसीलिए नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। हसरत, ये बताओ कि फंदी क्या शराब पीता था? जी हाँ साहब, शराब के लिए तो उसका गजब का हाजमारी है। तब तो वो खूब शराब पी के ट्रक चलाता हो। हुजूर जब तक अद्दी अंदर न चली जाए वो स्टीयरिंग पर नहीं बैठता था। फिर तो उसने एक्सीडेंट भी किए होंगे। एक्सीडेंट तो नहीं, एक्सीडेंट नहीं किया। नहीं। अच्छा, क्या फंदी का बाप भी शराब पीता? जी हाँ। अभी तुमने दोनों को साथ में शराब पीते हुए देखा? जी। एक बात बताओ, साथ में शराब पीने वाले क्या दुश्मन होते हैं? नहीं। फिर क्या होते हैं? दोस्त। दोस्त। योर ऑनर, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, फंदी और उसके बाप में दोस्तों जैसे संबंध हैं। हजरत, फंदी का बाप क्या बीमार था? उसको कौन सी बीमारी? कैंसर। कैंसर। अच्छा, क्या फंदी तुमसे अपने बाप के इलाज के बारे में जिक्र किया? तो ये याद नहीं पड़ता है हुजूर। तुम फंदी के साथ मुंबई गए थे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम फंदी के साथ मुंबई गए थे? जी जी जी। वो गए थे मुंबई फंदी के साथ? वो यूं ही हुजूर, यूं ही चले गए। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो तुमने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त में छुट्टी लेने का कारण क्या लिखा था? बोलो, कारण क्या लिखा था? वो यही लिखा था हुजूर कि वो फंदी के बाप के इलाज के लिए उसके साथ कोई गाड़ी हो। छुट्टी मंजूर हुई थी? नहीं। फिर तुम गए, आखिर क्यों? वो फंदी मेरा दोस्त रिया है ना हुजूर। दोस्त था, तब तो वो तुमसे अपने बाप के इलाज के बारे में हमेशा कहता होगा ना? जी। तो फंदी ने अपने बाप का इलाज मुंबई में करवाया? जी। वहाँ इलाज को उसने कितने रुपए खर्च? 5000। फंदी बेकार था तो उसके पास इतने सारे रुपए कहाँ से आ गए? क्या उसने किसी से कर्ज लिया था? ये तो मैं नहीं जानता हुजूर। नहीं जानता, लेकिन करामतुल्लाह खान ने अपने इकबालिये बयान में ये खुद कबूल किया है कि उसने तुम्हारे ही कहने पर फंदी को 20,000 रुपए कर्ज दिए थे। जी। बोलो, ये सच है कि नहीं? जी 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 सच। गुड। अब ये बताओ, इस दिन शाम को कब हुआ? उस दिन तुम फंदी के यहाँ क्यों गए? वो खबर देने गए थे हुजूर। कौन से? वो यही कि जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसे काम मिल सकता है। जब तुम फंदी के घर पर पहुंचे तो तुमने क्या देखा? सीन था हुजूर, फंदी खटिया पे चढ़ के अपने बाप का गला दबा लिया था। जब वो अपने बाप का गला दबा रहा था तो उसका बाप अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था या नहीं? वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था हुजूर, वो चुपचाप पड़ा था। चुपचाप पड़ा था। अच्छा, मान लो कि तुम मरना चाहो। जी मैं क्यों? बस थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम मरना चाहो कि कोई तुम्हारा गला घोट कर। अरे वकील साहब, किसी की मजाल है? अरे किसी के बाप की मजाल है तो मुझे हाथ लगा दे। हसरत, घबराओ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मानना। अच्छा मानना है तो मान लेते हैं। मान लो कि तुम मरना चाहो कि कोई तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार डाले, तो फिर तुम क्या करोगे? क्या अपने आप को बचाने के लिए तुम जी जान लड़ा दोगे? जब मरना ही है हुजूर तो फिर नहीं। फिर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? मारने वाले की मदद करूंगा। तुमने अभी बताया कि फंदी का बाप चुपचाप पड़ा था। जी। योर ऑनर, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि फंदी का बाप कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा है। वो इस तरह से चुपचाप पड़ा था जैसे हत्या में उसकी मौत से हुई। योर ऑनर, अब मैं बचाव की ओर से डॉक्टर ब्रह्मदेव को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आपका शुभ नाम डॉक्टर ब्रह्मदेव? जी। आप फंदी को जानते हैं? जी। कैसे?
मैंने फंदी के बाप का इलाज किया है। डॉक्टर साहब, फंदी के बाप को कौन सी बीमारी? कैंसर। अच्छा, फंदी का बाप क्या फंदी ने अपने बाप को हॉस्पिटल में एडमिट किया? जी हाँ, लगभग कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहा होगा? यही कोई 1 महीना। क्या फंदी अपने बाप को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता था? जी हाँ, रोज सुबह शाम आता था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि 1 महीने के बाद फंदी का बाप कहाँ? मैंने ही उसे मुंबई के कैंसर इंस्टीट्यूट में दिखाने की सलाह दी थी। डॉक्टर साहब, उस इंस्टीट्यूट की फीस कितनी? रजिस्ट्रेशन फीस यही कोई 5,000 रुपये। अच्छा डॉक्टर साहब, जब फंदी अपने बाप को मुंबई से लेके यहाँ आ गया, फिर क्या आपने फंदी के बाप को देखा? जी हाँ, उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत बहुत खराब थी। वो करीब करीब मरने वाला था। वो कितने दिन और जी सकता? वो कभी भी मर सकता था। क्या उसके घावों में दर्द था? जी हाँ, वो दर्द से बेचैन हो जाता। क्या वो खूब चीखता चिल्लाता था? जी क्या वो अपने तकलीफ के बारे में आपसे कभी कुछ कहता था? अक्सर कहता था, वकील साहब, डॉक्टर साहब मुझे जहर दे दीजिए। क्या वो अक्सर आपसे ऐसे ही कहता था? जी हाँ, कभी कभी तो पैरों पर गिराता था। डॉक्टर साहब, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जहर दे दीजिए, मुझे मार दीजिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कैंसर के मरीज को उसे उसके दर्द से छुटकारा देने का क्या? ये वकील साहब, मॉर्फिन का इंजेक्शन देकर उसे कुछ दिनों के लिए दर्द से छुटकारा दिलाया जा सकता है। आप घर पर जाकर इंजेक्शन देने की कितनी फीस लेंगे? ये वैसे तो मैं घर पर विजिट करता नहीं। फंदी से कुछ ऐसे रिलेशन हो गए थे कि मैं उसके साथ उसके घर गया और 200 रुपये चार्ज किया। तो आपने फंदी के बाप को मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए? जी, मैंने लगभग 15 दिनों तक उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए और फंदी ने बराबर आपको फीस दी। डॉक्टर साहब, बस एक सवाल और आपसे करूंगा। मान लीजिए कि कानून आपको इस बात की इजाजत दे देते कि आप फंदी के बाप को जहर देकर उसे उसके दर्द से छुटकारा दे दें, तो आप क्या करेंगे? कि वकील साहब, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर रोगी की रजामंदी की हालत में, मैं समझता हूँ उसे मृत्यु देने में कोई हर्ज नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए वकील साहब, जरे शुरू करते हैं। चलिए। योर ऑनर, मैंने अदालत के सामने सिर्फ 2 गवाह पेश किए। पहला सरकारी गवाह नंबर 1 हजरत वल्द करीम को और दूसरा बचाव की ओर से डॉक्टर ब्रह्मदेव को। योर ऑनर, अदालत के सामने यह बात साबित करने की कोशिश की गई कि फंदी निहायत ही झगड़ालू और शराबी किस्म का इंसान है। शराब के लिए उसने अपनी औरत के गहने बेचे, घर के बर्तन बेचे, और तो और अपने बाप को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि इलाज में होने वाले खर्च को बचाकर उसे शराब पी। लेकिन असलियत यह है योर ऑनर, सारी कहानी बाद में गढ़ी गई। योर ऑनर, सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि फंदी किस तरह का इंसान है। हसरत से पूछे जाने पर वो एक भी ऐसे इंसान का नाम नहीं बता सका जिससे फंदी ने झगड़ा किया। इसलिए फंदी झगड़ालू नहीं बल्कि अमन चैन चाहने वाला इंसान है। स्मगलिंग को अपराध मानने के कारण ही उसने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी की नौकरी छोड़ी। इससे साफ जाहिर होता है कि फंदी कानून से डरने वाला इंसान ही है। और जहाँ तक सवाल है शराबी होने का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराबी होना कोई अपराध नहीं है। या सब कहलाए जाने वाले लोग शराब नहीं पीते, लेकिन वे हत्या तो नहीं करते हैं। योर ऑनर, मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि उसने हत्या की है। लेकिन क्यों? यही से दूसरा सवाल उठता है योर ऑनर कि फंदी अपने बाप की हत्या करना क्या चाहता था? हसरत के बयान से मैं ये साबित कर चुका हूँ कि फंदी और उसके बाप में दोस्तों जैसे संबंध है। इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि फंदी के मन में अपने बाप की हत्या करने का इरादा था। इसके विपरीत वो चाहता था कि उसका बाप बच जाए, जिसके लिए उसने अपनी औरत के गहने बेचे, घर के बर्तन बेचे, करामतुल्लाह खान से 25 रुपए सैकड़े ब्याज पर कर्ज लिया, डॉक्टर की सलाह पर अपने बाप को मुंबई ले गया। क्या इसलिए कि उसके मन में अपने बाप की हत्या का इरादा था? देर योर ऑनर, हत्या तो पहले हुई है। आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। योर ऑनर, इस मुकदमे का सबसे बड़ा सवाल है कि फंदी को अपने बाप की हत्या से क्या लाभ होने वाला था? हत्या हमेशा कुछ पाने के लिए, कोई बदला चुकाने के लिए या फिर किसी भय को समाप्त करने के लिए की जाती है। लेकिन यहाँ इनमें से एक भी बात नहीं है। योर ऑनर, कानून सिर्फ अपने बचाव में किए गए वार या कत्ल को हत्या नहीं मानता।
लेकिन जब कोई अपने पूरे होशो हवास में कानूनी परिणामों को जानते हुए अपने बाप का गला घोटकर हत्या करे, उसे हत्या नहीं और क्या कहा जाएगा? हत्या तो तब होती है योर ऑनर, जब हम किसी ऐसे इंसान की इच्छा के विरुद्ध उसकी जान ले लेते हैं जिसमें जीने की इच्छा और उमंग हो। लेकिन मरहूम भगत राम में जीने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं थी। वो लोगों से गिड़गिड़ाकर मौत की भीख मांगता था। योर ऑनर, बचाव के विद्वान वकील का कहना है कि फंदी का बाप मरना चाहता था। वो लोगों से गिड़गिड़ाकर मौत मांगता था। यहाँ तक कि जब फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था तब भी उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। योर ऑनर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में दुखी होकर लोग मौत मांगते हैं। जब किसी औरत का जवान बेटा मर जाता है तो वो भी छाती पीट पीट कर अपने लिए मौत मांगती है। यदि ऐसे समय कोई वो उसे मौत दे दे तो शायद इनकार भी नहीं करे, लेकिन लोग उसे मौत नहीं देते। दर्द के नजारों से इस तरह समाज घबराने लगे तो योर ऑनर सैकड़ों हत्याएं और आत्महत्याएं रोज होगी। इसलिए योर ऑनर, भावना का जो सवाल होने के बावजूद भी ये सवाल पहले कानून और व्यवस्था का है। कानून का जन्म योर ऑनर इंसान को अन्याय, अत्याचार और तकलीफों से निजात देने के लिए हुआ है। इसीलिए कानून हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करता है। अगर कानून स्थिर और पत्थर की तरह जड़ हो जाएगा तो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में वो न्याय नहीं कर सकेगा। योर ऑनर, कैंसर का कोई इलाज नहीं, विज्ञान की असहाय रोगी यातना से तड़प रहा है। उसके रिश्तेदार उसकी यातना देखकर दुखी हैं। रोगी जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे सिर्फ पीड़ा, तड़पन और नाक की वेदना का एक समय काटना है। सब चाहते हैं कि उसे निजात दे दी जाए, लेकिन योर ऑनर, कानून इस समय एक असहाय अवस्था में क्यों खड़ा है? वो इंसान को ऐसी असाध्य पीड़ा से छुटकारा पाने की सुविधा क्यों नहीं देता? आज इस शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने प्रातः अपने कुत्ते को गोली मार दी, क्योंकि उनसे अपने कुत्ते का तड़पना नहीं देखा था। अगर उस व्यक्ति को इस बात का थोड़ा सा भी विश्वास होता तो उनका कुत्ता बच जाएगा, गोली नहीं मारता। अब इस उदाहरण को रखने का यह अर्थ नहीं है योर ऑनर कि मैं इंसानी जिंदगी को कुत्ते की जिंदगी के बराबरी में रखूं, बल्कि ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। अगर पशु मनुष्य की करुणा का अधिकारी हो सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं? योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि फैसला देते समय इस मुकदमे में जो नए प्रश्न, नई चुनौतियां और मनुष्यता का जो संदर्भ सामने आया है उसको ध्यान में रखा जाए। बस मुझे इतना ही कहना है। वकील साहब, आज बैरिस्टर गंगानाथ ने अदालत में समा बांध दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मामले को लेकर इतना बड़ा कानूनी सवाल उठाया जाएगा। फंदी, मुझे इस बात पर खुशी है कि वकीलों की तरफ से न्यायालय में तुम्हें जो न्याय मिलना चाहिए था वो आज बैरिस्टर गंगानाथ ने दिया। वकील साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जज साहब आज कोर्ट की कार्रवाई समय से पहले क्यों बंद कर गए और चले गए? आज जज साहब ने कुछ लग रहे। जेलर साहब, एक बात और समझ में नहीं आई कि बैरिस्टर गंगानाथ जिन प्रतिष्ठित आदमी के बारे में कह रहे थे जिन्होंने अपने कुत्ते को गोली मारी थी, वो कौन था? फंदी, वो और कोई नहीं, खुद जज साहब थे। जज साहब? वकील साहब, तब तो मेरा मुकदमा यही पूरा हो गया। फैसला अब आपके हाथों में। बस आपसे आपका 5 मिनट का समय और। तो ये संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से मंचकृति की प्रस्तुति फंदी। आइए पात्रों से आपका परिचय करा दें। मंच पर जिन्होंने हमें सहयोग दिया, प्रकाशन कार्य क्रिएटिव आर्ट्स, दृश्य बंद एवं परिकल्पना आशुतोष विश्वकर्मा, प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा, प्रकाश सहायक मनीष सैनी, संगीत एवं ध्वनि प्रभाव आलोक श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग आशा धसमाना, हीरा मनी उड़ान, मंच व्यवस्था अंकुर सक्सेना, अनुपम वर्मा, करण, प्रतीक और राहुल। और अब आपका परिचय उन पात्रों से जो मंच पर थे। फंदी की भूमिका में थे अमरीश बॉबी,
भूमिका में रविकांत शुक्ला शिब्बू, जेलर की भूमिका में आशुतोष विश्वकर्मा। और इस पूरी प्रस्तुति का परिकल्पना एवं निर्देशन किया था पुनीत अस्थाना जी। और सर से अनुरोध है कि प्लीज कुछ देकर निर्देशक का सम्मान करें। कि आज खुद जस्टिस वर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा तो शब्द बात से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ और उसका सही रूप आपके सामने आए तो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द है कि उसको कितना हर्ष होता, कितनी अच्छा लगता और इतने उसके विचारों में कहाँ हो जाता। मैं पुनीत अस्थाना जी को कहूँगा कि जो उन्होंने आज विषय उठा करके मंच की द्वारा की कलाकारों के लिए तो बात मैं कहूँगा, मगर ये जो सोच आप इसके लिए आप मैं सभी कलाकारों हर बार इनके लिए मेरे पास कम पढ़ते हैं। बहुत सारी इनकी मैंने नाट्य मंच में और सिर्फ कहीं बहुत आशीर्वाद लखनऊ का नाम इस बार इस शो में पहली बार इस नए लड़के ने बॉबी ने काम किया, फंदी के विभिन्न रोलों में किया। इससे पहले बॉम्बे से हम इस शो को करते आ रहे हैं और संगम भोगुना जी फंदी के रोल को एक अनाउंसमेंट और है, 17 तारीख को हम ही लोग एक हास्य नाटक कर रहे हैं और वो संत गाटगे में है, गज फुट इंच। बहुत बहुत सभी दर्शकों का कि आप आए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।